जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 39 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एंड भी कर लेंगे इंशाल्लाह आज हम। चैप्टर 9 हाँ जी, केस स्टडी रह जाएंगी वो, फिर मेरा ख्याल है एक नहीं बल्कि 2 दिन लगेंगे। इस चैप्टर में कंसेप्ट कम है, उनकी एप्लीकेशन ज्यादा है, समझने का काम है। इस चैप्टर में 2 खास बातें हैं। एक तो ये, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ेगी, और दूसरा इसमें कंसेप्ट कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है। तो आपने अटेंटिव होके सुनना है। कंसेप्ट कम लेकिन उसकी एप्लीकेशन ज्यादा। कंसेप्ट क्या है? अच्छा, पहले इसको प्रीवियस चैप्टर के साथ ये कैसे रिलेट करता है मैं आपको वो थीम इसका समझा दूं। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा उसका टाइटल क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये पढ़ा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो अल्टीमेटली 3 में से कोई एक काम होता है, बल्कि बड़े 2 काम होते हैं। ये तो यहां तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा। और कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं हुआ तो 2 रीजंस की वजह से पूरा नहीं होता। या तो कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है, या प्रॉमिसर या प्रॉमिसी में से किसी का कसूर होता है। ऐसे होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो परफॉर्म होगा, पूरा हो गया, या पूरा नहीं हुआ किस वजह से? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। या पूरा नहीं हुआ किस वजह से? प्रॉमिसर या प्रॉमिसी के डिफॉल्ट की वजह से। ये जो प्रॉमिसर या प्रॉमिसी का डिफॉल्ट होता है इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्क यह है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में प्रॉमिसर या प्रॉमिसी किसी का भी कसूर नहीं होता, हालात ऐसे हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ प्रॉमिसर या प्रॉमिसी की गलती है, डिफॉल्ट है, नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सका। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, पहली ऑप्शन बेहतरीन, कहानी वही खत्म। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, अफसोस हुआ, लेकिन कहानी फिर भी यही खत्म। किसी ने आगे फर्दर कोई एक्शन नहीं करना, कोई डैमेजेस वगैरह, हर्जाना वगैरह किसी ने किसी को दान नहीं करना। क्यों डैमेजेस वगैरह नहीं पे करने? किसी की गलती नहीं है। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इसमें जो एक होती है फॉल्टी पार्टी, एक होती है एग्रीव्ड पार्टी। अगर प्रॉमिसर की गलती है, प्रॉमिसर ने ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट जो प्रॉमिस था पूरा नहीं किया, प्रॉमिसर का डिफॉल्ट। और इसमें फॉल्टी पार्टी कौन है? प्रॉमिसर। और एग्रीव्ड पार्टी कौन है? प्रॉमिसी। और अगर प्रॉमिसी के किसी एक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो फिर फॉल्टी पार्टी कौन है? प्रॉमिसी। और एग्रीड पार्टी कौन है? तो ये वाला चैप्टर याद रखिएगा। ये वाला चैप्टर हमारा पिछले दोनों चैप्टर थे, वो एक तो परफॉर्मेंस से रिलेट करता था और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से। ये वाला चैप्टर किससे रिलेट कर रहा है? ब्रीच ऑफ, बल्कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले भी हमने डिस्कस किया। ये कंसेप्ट हमें बताएगा ये चैप्टर कि अगर कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके क्या नताइज होंगे और किसको भुगतना पड़ेंगे। ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है? अगर कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और आपको पहले तो ये समझ आनी चाहिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एक्चुअल परफॉर्मेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी में से किसी का अपना प्रॉमिस पूरा ना, किसी का फॉल्ट होना, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी में से किसी का फॉल्ट होना जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें याद रखिए प्रॉमिसर का भी फॉल्ट हो सकता है, प्रॉमिसी का भी। ठीक है, इन भाईजान के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ कि मैं इनको फॉर एग्जांपल एसी सप्लाई करूंगा 1 लाख रुपए पे, मैं प्रॉमिसर हूं। ड्यू डेट पे एसी की कीमत 1,20,000 हो गई, मैंने इनको 1 लाख में एसी सप्लाई करने से, बेचने से इनकार कर दिया। ब्रीच, इसमें कसूर किसका है? प्रॉमिसर का। दूसरी एग्जांपल, ड्यू डेट पे एसी की प्राइस 80,000 हो गई, इन्होंने 1 लाख में खरीदने से इनकार कर दिया। अब प्रॉमिसी की तरफ से। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद रखिए किसी भी पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी की तरफ से हो सकती है। ये कंसर्न ना बनाइएगा कि हमेशा प्रॉमिसर की तरफ से होगी, नहीं नहीं, प्रॉमिसर की तरफ से भी हो सकती है, प्रॉमिसी की तरफ। ज्यादातर प्रॉमिसर के केसेस बने हुए हैं, लेकिन प्रॉमिसी की भी एग्जांपल्स है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये समझ आ गया?
और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का कसूर हो सकता है, ये भी समझ आ गया। हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसे कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं, रेमेडीज भी कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज ज्यादा बेहतर और लीगल टर्म है, कॉन्सिक्वेंसेस लीगल टर्म नहीं है, वो तो आसान रोजमर्रा की इंग्लिश में बोलते चलते हैं। रेमेडी लीगल टर्म। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो कोर्स ऑफ एक्शन। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो कोर्स ऑफ एक्शन, वो ऑप्शंस जो हैं किसके पास, एग्रीड पार्टी के पास। वो ऑप्शंस जो एग्रीड पार्टी के पास है, कब जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। इसका मतलब है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो एग्रीड पार्टी के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं। वो एक से ज्यादा ऑप्शंस, वो वन बाय वन हम स्टडी कर रहे हैं। वैसे ये चैप्टर सारा फोकस है एक के ऊपर कर रहा है, डैमेजेस के ऊपर, लेकिन मैं चाह रहा हूं एडिशनल कंसेप्ट भी आपको समझा दूं 5 मिनट 10 मिनट लगा के, कि लफ्ज रेमेडी में और डैमेजेस में फर्क है। रेमेडी का मतलब क्या है, रेमेडी का मतलब क्या है, वो कोर्स ऑफ एक्शन जो एग्रीड पार्टी के पास है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। कुछ रेमेडीज फाइनेंशियल होती हैं, कुछ रेमेडीज नॉन फाइनेंशियल होती हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल इन शॉर्ट फाइनेंशियल रेमेडी फाइनेंशियल होना, इसे डैमेजेस कहते हैं, यह पैसे लिए जाते हैं। लेकिन डैमेजेस के अलावा कुछ और रेमेडीज भी हैं, डैमेजेस के अलावा कुछ और रेमेडीज भी है। रेमेडी में वो डैमेजेस में फर्क समझ आ रहा है ना। रेमेडी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, वो सारी ऑप्शंस जो एग्रीड पार्टी के पास हो सकती हैं। अब वो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं सुन लें। पहली ऑप्शन हो सकती है सूट फॉर, सूट का मतलब केस फाइल करना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर, इससे इक्विटेबल रेमेडीज भी कहते थे एक जमाने में, लेकिन इसको छोड़े। हम जब एग्रीमेंट करते हैं उसमें प्रोमिसर या तो एग्री करता है प्रॉमिस टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। टू डू की एग्जांपल क्या थी कि हमने क्रिकेटर के साथ एग्रीमेंट किया कि वो अगले 3 साल हमारी जो एकेडमी है क्रिकेट एकेडमी यहां से खेलेगा, यू हैव टू डू समथिंग। और नॉट टू डू समथिंग क्या है कि जितना अरसा हमारे साथ वो खेल रहा है उतने अरसे में किसी और के साथ एकेडमी के साथ नहीं खेलेगा, किसी और की एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, नॉट टू डू समथिंग। अगर ये क्रिकेटर इस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो एक रेमेडी तो फौरन ज़हन में आती है कि इसे हर्जाना अदा करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ और ऑप्शंस भी हैं। बाज़ औक़ात हर्जाना जो है ना, पैसे वो सफिशिएंट रेमेडीज नहीं होते। वो कहता है जी हमें पैसों के लिए नहीं, हमने काम करते, हम लोगों को एक अच्छी क्रिकेट दिखाने के लिए हमने इनको हायर किया था, तो हम कोर्ट में जाके केस फाइल जरूर करेंगे इस क्रिकेटर के खिलाफ, लेकिन ये केस फाइल नहीं करेंगे कि हमें डैमेजेस दें, ठीक है। पैसे के पीछे नहीं हम भागने वाले, हम ये केस फाइल करेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था इससे वही काम करवाया जाए, इसे मजबूर किया जाए कि ये हमारी एकेडमी से खेले, हमारी टीम का हिस्सा बने। यानी अगर एग्रीमेंट में ये तय पाया हो कि कोई काम किया जाएगा तो केस फाइल किया जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है ये काम करो। और अगर एग्रीमेंट में तय पाया था कि कोई काम नहीं किया जाएगा तो जो केस फाइल किया जाएगा उसे कहते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है कोई काम करने से रोकना, कोई काम करने से रोकना। इसे उर्फ आम में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन को। तो असल में ये दोनों रेमेडीज क्या है कि जो तय पाया था कॉन्ट्रैक्ट में उसी को पूरा किया जाए। ये जो बंदा कह रहा है ना कि मैंने इसको पर अमल नहीं करना, इसको मना करें, और जो कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया है वही काम किया जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया टू डू समथिंग तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर करेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था नॉट टू डू समथिंग, अगर मेरा कॉलेज के साथ ये एग्रीमेंट हो कि मैं नेक्स्ट सेशन पढ़ाऊंगा और फर्ज कीजिए बाद में मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं पढ़ाता, कॉलेज के पास पहली ऑप्शन, पहले तो हिसाब किताब लगाए कितना नुकसान है और मेरे से डैमेजेस ले ले। दूसरी ऑप्शन क्या है, एक और
कोर्ट में जाए और उनसे कहे कि जिन्होंने एग्रीमेंट किया था अब इनको हमने पैसा नहीं चाहिए, हमें इनसे कहिए कि ये अपना वादा जो किया था कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करें। तो कोर्ट जो ऑर्डर इशू करेगी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर होगा कि इंजंक्शन का ऑर्डर होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू डू प्रॉमिस, जो वादा किया वो करो। और इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट प्रोहिबिटिंग फ्रॉम डूइंग दैट। क्लियर? अगर फर्ज किसी को घर बेचा, उसमें एक दरख्त लगा हुआ था, हमने इस कंडीशन पे घर बेचा कि इस दरख्त को नहीं आपने काटना, और हमें पता चले कि वो बंदा जो है वो दरख्त को काटने की कोशिश कर रहा है, बताइए इसमें क्या डैमेजेस क्लेम करने चाहिए? सूट फॉर इंजेक्शन के सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें डैमेजेस के बजाय ज्यादा बेहतर होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, वो बहरहाल बेसिक कंसेप्ट है, आगे एग्जांपल फर्दर मैं नहीं जा रहा, एग्जांपल वो डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस वाली है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है आपके पास या इंजेक्शन? अगर आप कहते हैं नहीं हमें पैसे दे दे, पैसे से भी काम चल जाएगा, अब वायलेशन किया एक बंदे ने, ये है असल कंसेप्ट डैमेजेस, ये मेन कंसेप्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन टेस्ट होगा। तो रेमेडीज में से एक रेमेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन और एक डैमेज। अगर आप डैमेजेस ले लेते हैं ना फिर आप वो काम नहीं करवा सकते, और अगर आप वो काम करवा लेंगे तो फिर डैमेजेस नहीं। ठीक, अब हमने फर्ज कीजिए ऑप्शन सेलेक्ट की डैमेजेस की, तो जाहिर है, अच्छा एक बात बताइए, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट, बेसिक रूल मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया, मैंने उसकी वायलेशन की, तोड़ दिया एग्रीमेंट। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जिसने एग्रीमेंट तोड़ा उसको सबक सिखाना या जो एग्रीड पार्टी है उसका नुकसान पूरा करना? दोनों नहीं, एग्रीड पार्टी का नुकसान पूरा करना। इसीलिए सुन लीजिए, अगर एग्रीमेंट तोड़ा मैंने लेकिन एग्रीड पार्टी का नुकसान नहीं हुआ तो मैंने कितने डैमेजेस पे करने हैं? जीरो। क्यों भरा? क्योंकि लॉ का मकसद, डैमेजेस अलाउ करने का मकसद फॉल्टी पार्टी को पेनलाइज करना नहीं है, सजा देना, बल्कि क्या मकसद है? एग्रीड पार्टी को कंपनसेट कर। ये असूल जहन में रखिएगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? ये केस स्टडी में असूल काम आएगा। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीड पार्टी को नुकसान नहीं हुआ तो डैमेजेस नहीं, और अगर नुकसान हुआ तो डैमेजेस। लेकिन कितने डैमेजेस? आपके तकरीबन 90% क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस कर रहे हैं। कितने डैमेजेस? जितने वो मांगेगा या जितना नुकसान हुआ? जितना नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल, जितना नुकसान हुआ। अच्छा अब जरा सोच के बताइए, मैं केस स्टडी के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, सोच के बताइए, ये भाईजान जब अपना अदालत पूछेगी हाँ भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हें नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, ये अगर कहते हैं नहीं नुकसान हुआ, अदालत कहेगी भाग जाओ। ये अगर कहते हैं नुकसान हुआ तो अदालत इनसे पूछेगी कितना नुकसान हुआ। जितना ये बोलेंगे उतने पैसे अदा कर दिए जाएंगे कि उनकी क्लेम की वेरिफिकेशन होगी। ये चैप्टर आपको वेरिफिकेशन करना सिखा रहा है, इसलिए कि जो एग्रीड पार्टी होती है ना वो गुस्से में आके पता नहीं क्या क्या चीजें क्लेम में डाल देती है कि ये भी नुकसान हुआ, ये भी नुकसान हुआ, ये भी नुकसान हुआ, सारे पैसे इनके मुझे दीजिए। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है? नुकसान की कैलकुलेशन करना, कि जो डैमेजेस पे किए जाएंगे उन्हें कैलकुलेट कैसे करना है। पूरे चैप्टर का सिर्फ एक ही मकसद है। क्या मकसद है? कि आपको सिखाना कि जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो डैमेजेस को कैसे कैलकुलेट करना है। जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो डैमेजेस को कैसे कैलकुलेट करना है। यह पूरा चैप्टर क्या सिखा रहा है? एक ही चीज, क्या? जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो डैमेजेस को कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये आपने ध्यान से समझना, ठीक? अब आगे चलते हैं, इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। कहता है डैमेजेस जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। दो तरह के डैमेजेस हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। आपके मोर देन 80% क्वेश्चन इन्हीं दोनों के गिर्द घूमेंगे। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का असूल कुछ और है, स्पेशल डैमेजेस का असूल कुछ और है। ऑर्डिनरी डैमेजेस का असूल कुछ और है, स्पेशल डैमेजेस का असूल कुछ और है। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कि ऐसे नुकसान को कंपनसेट करने के लिए। ऑर्डिनरी डैमेजेस
ऐसे नुकसान को कंपनसेट करने के लिए है जो नेचुरली और यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग में अराइज हुआ हो, या जिसके लिए वर्ड यूज होता था जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच है। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, बुक में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसने इस्तेमाल किए अल्फाज के लॉसेज विच अराइज नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, नेचुरली इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। इसका आसान तर्जुमा क्या है भला? विच आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो डायरेक्ट नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए जो पैसे हैं वो क्या है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। और अगर जो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से हुआ, इनडायरेक्ट उस अल्फाज समझाने के लिए अल्फाज यूज कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, समझाने के लिए आपने याद डेफिनेशन वही करनी है जो लिखी हुई है, क्योंकि अगर उसी डेफिनेशन के मुताबिक समझाऊं कंसेप्ट मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अगर अपने अल्फाज इस्तेमाल करके समझाऊं कंसेप्ट आसान हो जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क है कहीं ऐसा ना एग्जाम में डेफिनेशन पूछे और आप मेरे आसान वाले अल्फाज लिखे। मेरे आसान वाले अल्फाज लीगली गलत हैं लेकिन कंसेप्ट फिट बैठ जाएगा, तो इसीलिए याद आपने वही करना है जो लिखा हुआ है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, और फर्क ऑर्डिनरी डैमेजेस में और स्पेशल डैमेजेस में फर्क सुनिएगा। लॉ कहता है एक जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एग्रीव्ड पार्टी को नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा ऑर्डिनरी डैमेजेस, कुछ होगा स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेजेस का रूल कुछ और है क्लेम करने का, स्पेशल डैमेजेस का रूल कुछ और है क्लेम करने का। ऑर्डिनरी डैमेज का रूल क्या है? एग्जांपल सुनिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं दो, आपने पहले तसल्ली से एग्जांपल सुनिए फिर बताना है कौन सा स्पेशल और कौन सा ऑर्डिनरी डैमेजेस। इन भाईजान के साथ एग्रीमेंट हुआ, मैं फर्नीचर बनाता हूं, ठीक है, मेरे पास ऑर्डर आया, उस बंदे ने कहा कि सर ऐसा कीजिए कि आप ना हम कुछ ना, मेरी बेटी की शादी है तो आप कुछ फर्नीचर बना दीजिए। मैंने ऑर्डर बुक कर लिया, कब डिलीवर करना जी? 20 तारीख को डिलीवर करना, एग्रीड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसके लिहाज से मैंने इन भाईजान से ये कहा कि आप सप्लाई, ये हमारी दुकान को लकड़ी सप्लाई करते हैं, वुड। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए 10 तारीख तक ये लकड़ी सप्लाई कर दीजिए ताकि हमारी कारीगर अगले हफ्ता 10 दिन में फर्नीचर बना के उनको आगे डिलीवर कर दे। इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है सर मैं 10 तारीख तक आपको गुड सप्लाई कर दूंगा। क्लियर? एग्जाम्पल समझ आ गई? पहला केस 10 तारीख आई, एग्रीमेंट हुआ था ये 20,000 में मुझे लकड़ी सप्लाई करेंगे। ड्यू डेट आई, ये लकड़ी सप्लाई इन्होंने नहीं की, इन्होंने लकड़ी सप्लाई नहीं की। मार्केट में रेट 30,000 है लकड़ी का। मैंने इनका इंतजार किया, ये सामान लेके नहीं आए, चूंकि टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना डिले नहीं हो सकता था। मैंने मार्केट से 30,000 में लकड़ी खरीदी और फर्नीचर बना के ड्यू डेट पे डिलीवर कर दिया। मुझे नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का। क्लियर? तो मैं इनसे कितना क्लेम कर सकता हूं? 10,000। एक डैमेज ये है, एक डैमेज ये है। एक दूसरा डैमेज, ड्यू डेट पे इन्होंने वुड सप्लाई नहीं की, लकड़ी सप्लाई नहीं की, ठीक है, और मार्केट में किसी और के पास लकड़ी थी भी नहीं। मैं इंतजार करता ये नहीं आए, और ड्यू डेट पे जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट था वो पार्टी आई। मैंने कहा सामान तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर दिया। दूसरी पार्टी ने मेरे खिलाफ, मुझे उनको 1.5 लाख रुपया देना पड़ा। 1 लाख रुपया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, 50,000 बता सकते हैं किस चीज के? 50,000। अगर मैं उनको ड्यू डेट पे डिलीवर करता तो मुझे प्रॉफिट 50,000 का होता। तो मेरे असल में ना इस कॉन्ट्रैक्ट पे 2 नुकसान हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ना, एक तो वो जो प्रॉफिट होना था वो नहीं हुआ, और दूसरा जुर्माना अलग देना पड़ा 1.5 लाख। क्लियर जी? नहीं 1.5 लाख दिया मैंने उनको। जब पार्टी ने मेरे खिलाफ केस, नहीं सॉरी दिया हाथ से 1 लाख,
लेकिन जो 50,000 मेरा नुकसान हुआ, जो प्रॉफिट था नहीं हुआ, वो भी नुकसान है, डैमेज है वो। मुझे बल्कि यहाँ पे आपने छोटा सा लतीफा याद आ गया, मैं क्लास में अक्सर सुनाया करता हूँ इसी पॉइंट पे। दो सेठ आपस में बातें कर रहे थे। एक सेठ साहब बड़ा उदास, दूसरे ने कहा भाई उदास क्यों है, गमगीन क्यों है? उन्होंने कहा क्या बताऊं, मेरी कंसाइनमेंट आनी थी चाइना से, उस पर मुझे 10 लाख रुपए नुकसान हो गया है। दूसरा सेठ कहने लगा मार्केट की खबर हमें भी है, मुझे तो पता चला है उस कंसाइनमेंट पे तुम्हें 20 लाख मुनाफा हुआ है। सेठ साहब कहने लगे असल में हुआ 20 लाख मुनाफा है, लेकिन मेरा अंदाजा था कि 30 लाख का मुनाफा होगा, असल में 20 लाख का हुआ, मैं इसलिए उदास बैठा हूं। अब बज़ाहिर दिखने में ये लगता है कि मुनाफा ही हुआ 20 लाख का, लेकिन आप जब सीफेप लेवल पे जाएंगे उसमें एक सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, वो आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट बनाएगा, तब आपको ये बात समझ आएगी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट भी लॉस होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी लॉस होता है। एक एग्जांपल और देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी वाले ना, ये एक रियल केस भी था, और इंश्योरेंस में नॉर्मली ऐसा होता भी है। आप इंश्योरेंस क्या करवाते हैं, आपको अभी तक यही एग्जांपल बताई जाती है ना कि इंश्योरेंस का मतलब है एसेट जल गए ना तो जितने के एसेट जले इंश्योरेंस कंपनी वाले वो वैल्यू आपको वापस कर देंगे। इंश्योरेंस यही सिखाए। असल में एक और चीज होती है जो आपको अभी तक नहीं बताई जाती, वो आप प्रैक्टिस में जाके सीखते हैं। जब एग्रीमेंट होता है ना तो कंपनी कहती है सर हमारा जो फैक्ट्री जलेगी, जितने की मशीनरी जलेगी वो तो आप हमें वापस कर ही देंगे, लेकिन महीना जब उसको नई मशीनरी लाने में जो महीना लगेगा उसमें हमारा बिजनेस रुक जाएगा, तो उस एक महीने में जो हमें प्रॉफिट होना था वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। उस एक महीने के हमारे खर्चे सारे होंगे, लेकिन जो प्रॉफिट होना था वो नहीं होगा। तो बताइए वो जो एक महीने का प्रॉफिट अब नहीं हुआ आग लगने की वजह से, गैस कीजिए इंश्योरेंस वाले वो पे करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं सर ये तो नुकसान हुआ ही नहीं, लेकिन याद रखे फाइनेंस को सामने रखे, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज लॉस। प्रॉफिट का ना होना जो होना था आपको, बल्कि मैंने एक दफा बताया नहीं था क्या, अकाउंटिंग क्या कहती है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड ना करो, और लॉ क्या कहता है एक्सपेक्ट, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो। तो जिस वक्त मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके साथ फर्नीचर सप्लाई करने का, मैंने 50,000 प्रॉफिट उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया होगा कि नहीं किया होगा? तो अब मुझे वो 50,000 भी राइट ऑफ करना पड़ा और 1 लाख डैमेजेस भी पे करना पड़े, 1.5 लाख अदा करना पड़ा। अब दो नुकसान मैंने आपके सामने रखे हैं, एक वो नुकसान जो डायरेक्टली इनके ब्रीच की वजह से हुआ है कि मुझे मार्केट से हाई रेट पे चीज खरीदनी पड़ी, और एक वो नुकसान जो इस ब्रीच की वजह से किसी और कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है, इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये इनडायरेक्ट इसको कह देते हैं हम, ये इनडायरेक्ट है। अब बताइए जो पहले वाला लॉस है जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस, और जो 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 इनडायरेक्ट है यानी एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुई है, इसे क्या कह देते हैं हम? स्पेशल डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में फर्क समझ आया? जब हम किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 उस पे ब्रीच हो और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पे हमें जो नुकसान हुआ हो वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है, और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में ब्रीच हुई उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पे नुकसान हुआ वो स्पेशल डैमेजेस है, वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, वो पूरे 1.5 लाख रिकवर होंगे, वो डैमेजेस की कैलकुलेशन पूरे 1.5 लाख आएंगे। तो ये ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों में फर्क समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में ब्रीच होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पे नुकसान हुआ वो ऑर्डिनरी डैमेज है, और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में ब्रीच की वजह से जो कोई कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में नुकसान हुआ स्पेशल डैमेजेस। क्लियर हुई ये बात? नहीं, अभी उसी तरफ आ रहा हूं। क्या मैं ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं या स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, या दोनों कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं तो किस सिचुएशन में? ये सुन लें, गौर से सुनिएगा। लॉ कहता है ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम करना हर पार्टी का हक है। ऑर्डिनरी डैमेजेस लाजमी अलाउ किए जाएंगे चाहे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ हो या ना एग्री हुआ हो। कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ हो या ना एग्री, किसी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नुकसान होता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस लाजमी अलाउ किए जाएंगे चाहे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हो या ना हो। आपने केस स्टडी में ये नहीं पूछना सर कॉन्ट्रैक्ट में ये तो तय पाया ही नहीं था कि डैमेजेस अलाउ होंगे कि नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा भाई डैमेजेस ऑर्डिनरी है कि स्पेशल है? आप कहेंगे ऑर्डिनरी, तो मैं कहूंगा इससे फर्क ही नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं तो
अलाउ होंगे ही, चाहे तय पाए कि नहीं। स्पेशल डैमेजेस हैं, अलाउ होंगे सिर्फ उस वक्त, किस वक्त, जब कम्युनिकेट किया जाएगा एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कम्युनिकेट किया जाएगा एट टाइम, दो चीजों के ऊपर फोकस है, कम्युनिकेशन के ऊपर और एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस है, लेकिन एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी फोकस है। यानी स्पेशल ऑर्डिनरी डैमेजेस कब अलाउ किए जाएंगे? हर केस में। स्पेशल डैमेजेस कब अलाउ किए जाएंगे? जब कम्युनिकेट किया गया होगा एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनको बता दिया, भाईजान लकड़ी टाइम पे लेके आना, वरना वो एग्रीमेंट किया हुआ मैंने, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अगर मैंने एट टाइम इनको, और फिर उसके बावजूद भी ये लकड़ी लेके नहीं आते, तो फिर इसका मतलब है कि स्पेशल डैमेजेस भी अलाउ होंगे। भाई क्लियर हुई है बात? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। ऑर्डिनरी डैमेजेस भी क्लेम हो सकते हैं, स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम हो सकते हैं, दोनों क्लेम हो सकते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है ना, अगर ये ड्यू डेट पर डिलीवरी नहीं लेके आए, अब सुनिएगा, डिलीवरी नहीं लेके आए लेकिन मार्केट में अल्टरनेट सोर्स से वो चीज अवेलेबल थी, तो मैंने महंगी खरीद ली और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, इस सूरत में स्पेशल डैमेज कोई नहीं है। क्यों? मुझे स्पेशल लॉस हुआ ही नहीं कोई। लेकिन ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं, क्यों? उसकी वजह से जो कॉस्ट पड़ी, मुझे एक्स्ट्रा प्राइस देनी पड़ी। और अगर मार्केट में किसी के पास वो चीज है ही नहीं, तो मैं खरीद भी नहीं सका, खरीद में ब्रीच हो गया। अब इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस तो नहीं, क्योंकि मार्केट में तो मैंने वो चीज ली ही नहीं, लेकिन स्पेशल डैमेजेस हैं, स्पेशल डैमेजेस हैं, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस तो वो क्लेम होंगे। और किससे क्लेम? इसी से। और ऑर्डिनरी डैमेजेस भी इसी पार्टी से क्लेम होंगे, स्पेशल डैमेजेस भी इसी पार्टी से क्लेम होंगे। अभी आपने ये नहीं सोचना कि एक ही केस में ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, अभी ये नहीं सोचना, अभी दोनों को अलग रखें। आ सकते हैं, एक ही केस में ऑर्डिनरी डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं आप, स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जी। इसकी और एग्जांपल, एक और एग्जांपल सुन लें। हमारी होगी मशीनरी खराब, मैंने इनसे कहा कि जी पुर्जा आप भेज दीजिए, ये स्पेयर पार्ट सर्विस करने वाले हैं, ठीक है। ड्यू डेट के ऊपर इन्होंने जो पुर्जा था वो नहीं भेजा, ड्यू डेट के ऊपर पुर्जा नहीं भेजा, और मैंने मार्केट से हाई रेट पे पुर्जा खरीद के मशीनरी चला दी उसी दिन, जिस दिन एक्सपेक्टेड था कि ये पुर्जा भेज, उसी दिन चला दी। बताइए जो ये लॉस हुआ कि नहीं मुझे? ये ऑर्डिनरी डैमेजेस का केस है कि स्पेशल का? और क्योंकि मार्केट से मुझे हाई प्राइस पे चीज खरीदनी पड़े। ये एग्जांपल क्लियर। दूसरी एग्जांपल, ड्यू डेट पे इन्होंने पुर्जा लेके नहीं आए, ठीक है। अच्छा, मैंने इनको बता दिया था टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाईजान मशीनरी खराब हो गई, पुर्जा लेके आओ। अगर आप ड्यू डेट के ऊपर पुर्जा ना लेके आए तो हमारी मशीन बंद रहेगी जितनी देर तक आप ठीक नहीं करेंगे। तो अगर बंद रही ना तो हमारा उस मशीन से एक दिन में 10,000 रुपये मुनाफा होता है, ये हिसाब लगा लेना आप। मैंने इनको बता दिया, ड्यू डेट में पुर्जा नहीं लेके आए, ये 5 दिन के बाद पुर्जा लेके आए, 5 दिन के बाद पुर्जा लेके आए, पुर्जा लगाया, मशीन चल पड़ी। कौन सा केस? ऑर्डिनरी डैमेजेस का केस है या स्पेशल डैमेजेस का? किसका? स्पेशल डैमेजेस का। शाबाश। तो इसमें क्या मैं स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं? कर सकते हैं। मैं कितने डैमेजेस क्लेम करूंगा? लेकिन 50,000 मैंने किसी को पे तो किया ही नहीं है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है, वो भी लॉस। क्लियर हो गया? ऑर्डिनरी डैमेजेस लादा समझ आ गया, स्पेशल डैमेज लादा समझ आ गया। अब दोनों को इकट्ठा करने लगा, ध्यान से जरा। मैंने इनसे कहा भाईजान मशीन खराब हो गई है, पुर्जा लेके। इन्होंने कहा सर 5 तारीख को मैं पुर्जा लेके आऊंगा। मैंने कहा भाई सोच लेना, क्योंकि हमारी मशीन चलती है तो 10,000 रुपया डेली प्रॉफिट होता है, तुम ना आए ना तो मशीन बंद रहेगी। उन्होंने कहा नहीं सर बेफिक्र है, मैं 5 तारीख को पहुंच जाऊंगा। 5 तारीख को ये नहीं आए, 6 को इंतजार किया, 7 को 8, 3 दिन इंतजार किया, नहीं आए। फिर मार्केट से हाई रेट पे पुर्जा खरीद के तीसरे दिन फिट कर दिया, 3 दिन गुजरने के बाद। क्लियर हो गया ये? अब मुझे बताइए क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं मैं? कौन से? ऑर्डिनरी भी, स्पेशल। अच्छा, इसमें 2 हिस्से करें, 2 हिस्से कर। आपको इस काबिल होना है कि आप बता सके ये ऑर्डिनरी डैमेज है और ये स्पेशल डैमेजेस है। ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से हैं? जो हाई प्राइस पे, जो इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट नुकसान हुआ कि मार्केट से सामान लेना पड़ा मैं, ये। और स्पेशल डैमेजेस कौन से हैं? जो 3 दिनों का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, 3 दिनों का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था। तो ऑर्डिनरी और दोनों के लिए ऑर्डिनरी का रूल क्या?
अच्छा, अब मैंने देख नोट कीजिए, मैंने उन्हें ये तो बताया था कि अगर तुम ना लेके आए 10,000 रोज का नुकसान होगा। मैंने ये नहीं बताया था कि अगर तुम ना लेके आए ना तो मुझे मार्केट से हाई प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस में कम्युनिकेट करना लाजमी नहीं है, स्पेशल डैमेजेस में कम्युनिकेट करना लाजमी है। यही चीज हमें समझा रहा है कि ऑर्डिनरी डैमेज कौन सा है, ऐसे लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए जो नेचुरली और यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में आते हैं, जो नॉर्मली रूटीन में होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई खसूसी कॉन्ट्रैक्ट किया हो, खसूसी कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो फिर होगा स्पेशल डैमेजेस भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होते हैं। जो स्पेशल डैमेजेस का नुकसान होता है ना, होता ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट के बाद अगली चीज, ये किस वक्त क्लेम होगा, अगर पार्टीज को पता होगा। ये डेफिनेशन तो आपने रटा लगानी है ना, असल चीज रूल है। केस स्टडी में रूल का, रूल को जरा गौर से समझे, मुझे बताइए समझ आई कि नहीं आई। डेफिनेशन में एक दो लफ्ज नहीं भी समझ आए, नो प्रॉब्लम, रटा लगा लेना आपने। रूल बताइए, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर अलाउड इवन नॉट स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट, ये बात समझ आई। दूसरी बात, एक्चुअल लॉस अलाउ होगा, एक्चुअल लॉस अलाउ होगा, ये बात समझ आ रही है। यानी अगर ये बढ़ा चढ़ा के कहीं नुकसान हुआ तो वो नहीं होगा, एक्चुअल लॉस अलाउ होगा। और एक्चुअल लॉस कैलकुलेट कैसे होगा भला, देखिए ये डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना आपने जितने भी एग्जांपल आज तक मैंने दिए ना, मेरा हाल जितनी भी, वो सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज की है, इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं। और उनमें भी ज्यादातर एग्जांपल्स गुड की थी, सर्विसेज की इक्का दुक्का वो सिंगर वाली एग्जांपल थी सर्विसेज की, मेरा हाल बस इक्का। तो सेल ऑफ गुड के केस में एक्चुअल लॉस क्या होता है भला, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, ये होता है लॉस। क्लियर हुई ये बात। तो एक्चुअल लॉस इज अलाउड का मतलब क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हुई उस दिन देखा जाएगा कि जो चीज सप्लाई नहीं की इन्होंने, उसकी मार्केट प्राइस क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी, उसका डिफरेंस अलाउ होगा। अगर मार्केट, इन्होंने कहा अगर मार्केट प्राइस कम है, मैं इसको दूसरे अल्फाज में चेंज करके जवाब दे रहा हूं, अगर ब्रीच हो लेकिन नुकसान ना हो तो डैमेजेस नहीं होंगे, डैमेजेस नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग केस बताऊं आपको। ड्यू डेट पे एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ, ये 20,000 रुपए में चीज सप्लाई करेंगे, इन्होंने चीज सप्लाई की। अच्छा, मैंने इनसे कहा हुआ था, वो से एग्जाम्पल थोड़ी अजीब सी है। एग्रीमेंट हुआ, ड्यू डेट के ऊपर लकड़ी सप्लाई करेंगे, और मैंने इनको बता दिया था कि अगर लकड़ी सप्लाई नहीं ना की तो आगे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके ऊपर 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा सर बेफिक्र है, ड्यू डेट पे पहुंच जाऊंगा। ड्यू डेट पे नहीं आए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 20,000 रुपए का एग्रीमेंट हुआ था, मार्केट में वो ही वुड अवेलेबल है 20,000 रुपए में ही, मैंने नहीं खरीदी, मैंने नहीं जान, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 20,000 खरीद पहले बनाऊंगा उसके बाद मुनाफा होगा, अब तो बैठे बैठे मुनाफा हो गया। वो कैसे, इसने ब्रीच की है तो मैं स्पेशल डैमेजेस से अलाउ कर लेता हूं। मैंने वुड सप्लाई नहीं की, नुकसान हुआ, बताइए मैं इनसे कितने पैसे क्लेम कर सकता हूं? कोई भी नहीं कर सकता। शाबाश, क्यों नहीं कर सकता भला? क्योंकि ये नुकसान हुआ है मेरी नेग्लिजेंस की वजह से, इसकी वजह से नहीं। लॉ एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है, वो जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। लॉ ये कहता है कि जब ऑर्डिनरी डैमेजेस होंगे ना तो एक्चुअल लॉस अलाउ होगा, लेकिन ये उस पार्टी की, एग्रीड पार्टी की जिम्मेदारी है कि अगर मुमकिन हो तो लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, लॉस को बढ़ा चढ़ा के बढ़ाने की कोशिश ना करे। तो अगर लॉस से बचा जा सकता था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपके वाला सवाल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई लेकिन लॉस से बचा जा सकता था, नहीं बचे, क्लेम होगा। क्यों नहीं क्लेम होगा? क्योंकि वो मेरे नेग्लिजेंस की वजह से। 3-4 कंसेप्ट इकट्ठे आ गए, मिक्स हो, बेफिक्र हैं, सारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कब भला? जब एग्जांपल्स केस स्टडीज करेंगे, एक एक चीज की आगे कई एग्जांपल्स हैं। लेकिन फिर से रिवीजन कर देता हूं ताकि जब केस स्टडी करने बैठे कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो। ये चैप्टर किस चीज से रिलेट करता है? ब्रीच ऑफ डैमेज। डैमेज का मतलब क्या है? जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फाल्टी पार्टी ने कितने पैसे अदा करने हैं। कोर्ट कहता है जो डैमेजेस की 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? जो किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डायरेक्ट नुकसान होता है। स्पेशल डैमेजेस क्या है?
जो उसकी वजह से इनडायरेक्ट होता है, यानी इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में जो नुकसान हुआ वो तो सो हुआ, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है। इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो इस कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान हुआ वो ऑर्डिनरी है, और जो इसकी वजह से कोई दूसरा नुकसान हुआ वो स्पेशल है, वो स्पेशल है। अल्फाज के ऊपर नहीं जाना आपने, इसको रटा लगाना है कंसेप्ट। जो इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ ऑर्डिनरी, जो इसकी ब्रीच की वजह से किसी और कोई नुकसान हुआ स्पेशल डैमेज। लॉ का रूल क्या है, कहता है ऑर्डिनरी डैमेजेस अलाउ करेंगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस अलाउ करेंगे, चाहे लिखे या चाहे नहीं लिखे। स्पेशल डैमेजेस सिर्फ उस वक्त अलाउ करेंगे अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किए गए हों, ठीक है। लेकिन लॉ कहता है दो आखिरी चीजें दो आपको समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद आप कहेंगे तो खत्म, ये नहीं पढ़ाना आज पेनल्टी नहीं पढ़ाते आज, ठीक। थोड़ी कोई चीज कल के लिए भी रख लेते हैं। आखिर लॉ ने दो असूल बताए हैं, लॉ ने दो असूल बताए। पहला असूल कहता है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, एग्रीव्ड पार्टी ने कोशिश करनी है कि नुकसान मिनिमम हो। अगर वो कोशिश नुकसान को कम कर सकती थी लेकिन जानबूझ के नहीं किया, उसकी इजाजत हम नहीं देंगे, फिर वो अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? क्योंकि वो उसकी अपनी नेग्लिजेंस समझा जाएगा। और दूसरा असूल, स्पेशल डैमेजेस तो होते हैं, वेरी स्पेशल डैमेजेस नहीं होते। क्या मतलब? इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी, इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे नुकसान हुआ स्पेशल, इस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से कोई तीसरा नुकसान हुआ, कोर्ट कहता है वो अलाउ नहीं करूंगा। हमने कहा कोर्ट को सर ऑर्डिनरी डैमेजेस अलाउ करें 50,000, कोर्ट ने कहा किया। हमने कहा स्पेशल डैमेजेस अलाउ करें 1 लाख, कोर्ट ने कहा किया। नहीं, पहले पूछा कि कम्युनिकेट किया था कि नहीं किया था, हमने कहा किया था, कोर्ट ने कहा अलाउ किया ये भी। फिर हमने कहा 1 लाख रुपया, और कोर्ट ने कहा ये 1 लाख रुपया क्या? मैं कहा सर वो पार्टी हमारी ना जानने वाले थे, हमारे हमसाये थे, ये उनकी ना पहली बच्ची की शादी है, तो अगर हम फर्नीचर इनको बना के सही देते ना, जो दूसरी बच्ची का फर्नीचर भी वो हमसे बनवाते हैं। अब जो दूसरी बच्ची का फर्नीचर, वो गुस्सा करके गए हैं, कह रहे हैं आइंदा आपसे सामान नहीं खरीदना, तो ये जो दूसरी बच्ची का फर्नीचर हमसे बनना था, उस पर जो प्रॉफिट होना था, अब वो भी हमें लेके दे। कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा स्पेशल डैमेजेस तो अलाउड है, वेरी स्पेशल डैमेज अलाउड नहीं है। इसको नाम देता है टू रिमोट, टू इनडायरेक्ट लॉसेस, वो अलाउड नहीं। सिंपल, आज के लेक्चर में सब कुछ भूल जाए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से जो इस कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ ऑर्डिनरी डैमेजेस है, वो हर सूरत में अलाउ होगा, चाहे एग्री हुआ या ना एग्री हुआ। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से जो कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई दूसरा नुकसान हुआ, वो क्या है? स्पेशल डैमेजेस। वो अलाउ किया जाएगा लेकिन सिर्फ उस वक्त अगर कम्युनिकेट किया गया है। और दो असूल, पहला लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, और दूसरा स्पेशल का आगे जो स्पेशल है वो अलाउ नहीं होगा। लॉ कहता है वो बड़ा एक हाइपोथेटिकल फिगर बन जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? चलिए, बस आज हमने इतना ही पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था। ये आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे इसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ये ऑप्शनल है, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, एडिशनल कंसेप्ट बनाया, ये कल पढ़ेंगे। आज हमने ये डैमेजेस को पढ़ा है, खास तौर पे इसके रूल्स। और याद रखें, आज जो कुछ आपने पढ़ा है ना, अगर आप इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। देखिए लॉ जो है ना, एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं आता, एग्जाम्पल के बगैर बिल्कुल समझ, तो ये आपने एग्जाम्पल लाजमी करनी है। ठीक है, अगर आईकैप की बुक यूज कर रहे हैं तो ये वाली एग्जाम्पल करनी है, नीचे वाली ऊपर वाली छोड़ दें। अगर हमारी वाली बुक कर रहे हैं तो ऊपर वाली एग्जाम्पल करनी है, नीचे वाली छोड़ दें। 20 एग्जाम्पल लाजमी करने हैं जी। भाई 1 मिनट ठहरे, उनका क्वेश्चन देखे, शायद काम का उठा है। नहीं नहीं, काम का होगा, मेरा मतलब उनके लिए कह रहा हूँ। उस दिन मार्केट प्राइस थी 30,000, उस दिन हमने नहीं खरीदा, लेकिन उससे ये अहम क्वेश्चन, शाबाश, देखा ना, सच में निकला। आवाज भाई बोलता है ना। इन्होंने ये कहा कि एग्रीमेंट हुआ था 5 तारीख को ये वुड सप्लाई करेंगे 30,000 में, तो 5 तारीख को सप्लाई नहीं किया, वुड का रेट था 40,000, लेकिन जिस तरह डॉलर की प्राइस बढ़ रही थी उसी तरह वुड की प्राइस भी बढ़ रही थी। मैंने इंतजार किया, जब
5 दिन के बाद फर्नीचर की प्राइस 40,000 हो गई, एग्री किया था 20 पे, जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन रेट 30,000 था, लेकिन मैंने कुछ दिन और इंतजार किया, जब रेट 40,000 हुआ तब क्लेम फाइल किया कि मुझे 20,000 डैमेजेस अलाउ किए जाएं, क्योंकि मार्केट रेट इस वक्त 40 है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20,000 थी। कोर्ट कितना अलाउ करेगा? 10,000। कोर्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एट टाइम ऑफ ब्रीच, एट टाइम ऑफ ब्रीच वो प्राइस लेंगे, वो प्राइस लेंगे। ठीक है, एक केस स्टडी थी उसमें, हर चले छोड़े इसको, मैं बता देता हूं। उसमें एक बंदे को ना गलत इंफॉर्मेशन देके शेयर बेचे गए थे कंपनी के। ठीक है, समझ लीजिए, उसे कहा गया था पिछले साल में कंपनी बहुत प्रॉफिट में, हालांकि लॉस में थी। शेयर खरीद लिए उसने 1,000 रुपए के। शेयर खरीदने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ के 1200 हो गई, बढ़ के 1200 हो गई। उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यानी उसको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद शेयर की प्राइस डाउन होकर 700 हो गई, फिर इसने फाइल किया। क्या डैमेजेस मिलेंगे इसको? नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब बेनिफिट था तब वो चुप रहा, उसे जब पता चल गया उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए था। तो याद रखें, हमने देखना है, ये नहीं है कि सब्सिक्वेंटली जब कभी प्राइस चेंज होती रहेगी हमारे डैमेजेस भी ऊंचे नीचे चलते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। ब्रीच जिस दिन हुई उस दिन की प्राइस ली जाएगी। हाँ, ये वो फ्रॉड वाला केस से मिलता है। हाँ, शाबाश शाबाश, इन्होंने भी अच्छा क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा। इन्होंने कहा सर अगर आपने लकड़ी से ली थी लेकिन आगे 2 एग्रीमेंट करने थे, एक के साथ आपने टेबल, एक स्टूडेंट था उसने पढ़ाई के लिए टेबल का ऑर्डर दिया था, दूसरे ने जहेज का ऑर्डर दिया था, लेकिन हमने इनको कम्युनिकेट सिर्फ एक किया हुआ था, जहेज वाला, ब्रीच की। तो कौन से, क्या दोनों के स्पेशल डैमेजेस क्लेम होंगे? सिर्फ एक, कौन सा? जो कम्युनिकेट किया हुआ था। हाँ, अगर दोनों कम्युनिकेट किया हुआ तो दोनों होंगे, दोनों होंगे, दोनों होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये ना आज आपने केस स्टडी जाके पढ़नी ना 20, इसमें एक केस है, एक टैक्सी वाला, टैक्सी ड्राइवर, बहुत अच्छा केस है। उसमें एक बंदे का बिजनेस डीलिंग थी जिसमें उससे लाखों का मुनाफा होना था, लेकिन उसने जिस टैक्सी ड्राइवर को कहा मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो, वो लेट हो गया, उसका जहाज मिस हो गया। जहाज क्या मिस हुआ, उसकी डीलिंग खत्म हो गई, क्योंकि उस पार्टी ने किसी और के साथ एग्रीमेंट कर लिया। इसमें क्या होगा? ये आपने केस पढ़ के मुझे बताना है, बहुत अच्छा केस है, बहुत अच्छा केस है। ये मुझे बताइएगा, इसे या तो इस वाली असाइनमेंट में है या जो कल आपको असाइनमेंट दूंगा उसमें होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।